अब रणवीर भाई की बात हुई तो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे है, क्या आपने अपनी मौत के बारे में सोचा? खुद की मौत के बारे में सोचते हो आप? राज शमानी और रणवीर पे जब हम कंपेयर नहीं कर रहे, बट रणवीर स्टार्टेड हिज जर्नी लिटिल अर्ली व्हेन इट कम्स टू द यूट्यूब थिंग। राज शमानी के लिए क्या चीज़ें वर्क कर रही होंगी? अभी जैसे रणवीर भाई का भी एग्जांपल हूँ, राज शमानी का भी एग्जांपल हूँ। ये लोग का पॉडकास्ट सिर्फ इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि ये लोग हार्ड है। ये लोग हार्ड है, इनके साथ इनकी टीम भी बहुत हार्ड है। 8 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स अगर किसी ने अपनी मेहनत से कमाए हैं और इसी के साथ साथ लोगों को सबसे बढ़िया आदत सिखाई है कि किस तरह से किताबें पढ़ी जाए, बुक से किस तरह से लर्निंग करी जाए, तो ऐसे ही एक शख्स को मैं लेके अपने चैनल पर इस बार आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूँ, आपने सुना होगा सीक एंड चैनल का नाम। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने किसी भी अच्छी बुक समरी को वहीं पे सुना होगा, और मेनली पैसे वालों की बात, मिलियनर्स बिलियनर्स की बात आपने इनके मुख से ज़रूर सुनी होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स वेलकम ज़िशान। कैसे हो भाई? थैंक यू सो मच अभिषेक भाई फॉर हैविंग मी। यार इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। यार ज़िशान भाई, सीधे मुद्दे पे मैं चलता हूँ। सीधा मुद्दा। बहुत सारे लोगों को आज के समय पे, स्पेसिफिकली हमारे व्यूअर्स को लगता है हम्म कि यार हमारे ना घर की परिस्थितियाँ सही नहीं है, हम्म हम गरीब घर से हैं, हम्म या मतलब गरीब तो छोड़ो, काफ़ी सारे लोग कि मेरे घर वाले सिर्फ नौकरी करते हैं, 20,000 30,000 रुपए की इनकम है, 30,000 की इनकम है, टोटल घर की इनकम मम्मी पापा सब मिला के 60,000 50,000 ही है। मैं कैसे जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ? ऐसे काफ़ी लोगों का है। हम्म मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों को शायद ना पता हो, हमारे व्यूअर्स को, आप थोड़ा सा अपनी लाइफ के हिसाब से बताओ, सो दैट हम एक एग्जाम्पल, देखो हम हवा में तीर नहीं छोड़ रहे, देखो कि बस किताब में लिखा है कि आप गरीबी से भी रिच हो सकते हो तो ये पॉसिबल है, बट हम रियल लाइफ एग्जाम्पल देना चाहते हैं। तो मैं आपके जुबान से आपकी कहानी कि आप आज कैसे एक जीरो से इस मुकाम तक पहुंच पाए हो जहां पर वेल्थ वाइज भी, हेल्थ वाइज भी, फैमिली वाइज भी, एंड इवन इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाइज आप इस लेवल पे पहुंचे हो, प्लीज। सो मेरी मेरी जो लाइफ है, मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे जो डैड है वो एक टैक्सी ड्राइवर थे। पहले मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे बताने शर्म भी आती थी, बट एक दिन मैंने हिम्मत करके एक बार मैं एक कहीं तो ट्रैवल कर रहा था, ट्रेन में था। और यूजुअली मुझे लगता था सबके डैड जो मेरे दोस्त थे, सारे दोस्त कोई ना कोई अच्छा, बहुत अच्छा, उसके कोई सीए है, कोई बड़ा डॉक्टर है, कोई है। मेरे डैड टैक्सी ड्राइवर है, कई बार मुझे बोलने भी अच्छा नहीं लगता था। बट वो जब ट्रैवल कर रहा था ट्रेन में, तो एक बाजू में आदमी था, उसने ऐसे रैंडमली मुझसे बात करना चालू किया। और उस दिन बातों बातों में मैंने एकदम प्राउडली बोला कि माई डैड इज़ अ टैक्सी ड्राइवर और वो मुझे इंजीनियरिंग करा रहा है। तो वो टाइम पे पता नहीं कुछ तो वो बंदा बहुत प्राउड हुआ यार, चल ठीक है, तेरे डैड इतना करने के बाद भी इतना पढ़ा रहा है। तो वो फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये सब चीज़ों से मुझे शर्म नहीं करना चाहिए, मुझे प्राउडली बोलना चाहिए कि हाँ, मेरे डैड टैक्सी ड्राइवर है। अभी भी है। अभी भी मैं उनको बोलता हूँ कि मत चलाया करो, अभी तो बहुत पैसे से, बट वो करता रहता है। उनका वो एक पुराने ज़माने वाला रहता है ना कि रुकना नहीं है, बैठना नहीं है। तो खैर, उनका भी एक सपना था कि मेरा बच्चा मेरी तरह टैक्सी ड्राइवर ना बने, पढ़ लिख के डॉक्टर या इंजीनियर बने। तो उन्होंने जितना वो कर सकते थे डेली मेहनत करके कमा के मुझे इंजीनियरिंग करा दी। लेकिन जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार, जो लोग मुझसे भी ज़्यादा स्मार्ट थे, मुझसे भी ज़्यादा बहुत एजुकेटेड थे, पैशनेट लोग थे, इंजीनियरिंग इनको पसंद था, मुझे तो पसंद भी नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही कर रहा था। बोल दिया था सबने, करना तो कर रहा था। बट वहाँ से मालूम पड़ा कि यार, ये लोगों को भी अच्छी जॉब नहीं मिल रही। 10,000 5,000 के लिए उन लोगों को घंटों ट्रैवल करना पड़ रहा है। और मुझे ना हमेशा से एक चीज़ बहुत पसंद है कि मुझे मेरी लाइफ में फ्रीडम चाहिए। और मुझे मालूम पड़ गया था जो लोग भी जॉब कर रहे हैं यूजुअली उनकी फ्रीडम छिन जाती है। जो बॉस बोलेगा वैसा करना पड़ेगा, छुट्टी के दिन भी आ सकते हैं, कहीं जाना है तो नहीं जा सकते हो। ये सारी चीज़ें ना मुझे बहुत लगी कि नहीं, मैं इसके लिए नहीं बनाऊँ। तो वहीं से मैंने जब रिसर्च करना स्टार्ट करा तो मुझे मालूम पड़ा कि यार, अमीर बनने के लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा। ओके। मैं एक इवेंट पे गया था, एमएलएम होता है ना, एमएलएम। मुझे लगता है कई लोग है ना, जब जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं ना, तो एक बार एमएलएम उनके लाइफ में कई बार आ जाता है। तुमने भी कभी हुआ है ऐसा एक्सपीरियंस? मैं गया हूँ इवेंट में गया हूँ। तो वहाँ पे क्या एकदम मोटिवेट कर देते, साइकोलॉजी बहुत यूज़ करते हैं वो लोग। तो मेरे को लगा चलो करते हैं। तो वहाँ से मैंने कई सारी चीज़ें सीखी, बट एक चीज़ समझ में आई कि नहीं, ये भी सही रास्ता। एक चीज़ जो मुझे वहाँ पे बहुत अच्छी सीखने मिली ना, वो ये थी कि है ना, आप अगेन ट्रेडिशनल पाथ से ज़्यादा अमीर नहीं बन सकते हो। अगर आपकी ड्रीम कार फरारी है, और अगर आप महीने के 50,000 जॉब करके भी सेव करते हो, 50,000 सिर्फ सेव करते हो, तो भी आपको 3-4 करोड़ की कार डायरेक्ट खरीदने के लिए बिल्कुल। 80 साल लग जाएंगे। तो वो उसने एक्सरसाइज वहाँ पे इवेंट में कराया, और वो इवेंट ने यार, वो बात ने स्टक हो गई मेरे को। सही बात है यार, 50,000 लोग, हम लोग अभी 15,000 मैं कमा रहा हूँ, कितने साल बाद 50,000 होगा, कितना सेव कर पाऊंगा, तो ये हो ही नहीं पाएगा। तो वहाँ से मुझे समझ में आ गया कि नहीं, ये तो नहीं करना है, कुछ और करना है। तो बिजनेस के समझ में आया कि सब अमीर लोग बिजनेस करते हैं। अब बिजनेस भी करते हैं, तो अब मैं डायरेक्ट बिजनेस तो कर नहीं सकता। तो मैंने किसी तो एक वीडियो में यूट्यूब पे ही सर्च किया था, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल। तो उस वीडियो में बताया गया कि अगर आपको रिच लोगों की तरह बनना है, तो रिच लोगों की आदतें, अच्छी आदतें अपनी लाइफ में लाना चालू करो।
उसमें तो सिर्फ आदतें बोला था, मैं अच्छी आदतें बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लोगों की, बड़े लोगों की बुरी आदतें भी बहुत होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो अच्छी आदतों में जो सबसे कॉमन हैबिट मिली थी वो थी रीडिंग की। लीडर्स आर रीडर्स बोलते हैं। बिल्कुल, तो मैं जितने भी लोगों को देखता था, ये लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी नाम आते थे, इलॉन मस्क तो तब नहीं आता था इतना, जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट, मार्क जकरबर्ग, ये लोग के नाम बहुत फेमस थे। तो देखा तो सब में कॉमन पैटर्न था, सब रीडर्स थे, सब बुक रीड करते हैं। बिल गेट्स का अभी भी बुक क्लब चलता है। तो मुझे लगा कि यार ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, Okay. लेट्स ट्राई इट। तो मैंने किसी तो यूट्यूब वीडियो में देखा कि रिच डैड 3 बुक रिकमेंड करी गई थी कि ये 3 बुक पढ़ो, आप बहुत आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब मैं जब चालू वीडियो देखने गया तो मुझे ऐसे ही था कि नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट फिर भी मैंने देख लिया। तो उसमें 3 बुक रिकमेंड थी, रिच डैड पुअर डैड, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन एंड थिंग्स आई डिडंट लर्न इन स्कूल बट आई विश आई हैड। तो ये 3 बुक थी। तो मैंने बोला चलो रिच डैड से चालू करते हैं। और टू बी ऑनेस्ट, रिच डैड पुअर डैड मैंने PDF डाउनलोड करी यूट्यूब से, जहाँ से भी मिल सकती है जुगाड़ करके, और मैं पढ़ा और मैं हुक्ड हो गया यार। वाओ, मैंने बोला कि यार एकदम सिंपल बातें थी। जैसे कि एक बात थी कि नेवर वर्क फॉर मनी, और ये चीज़ सब लोग हमें बचपन से बोल रहे पैसे के लिए काम करो, पैसे के लिए काम करो। ऑथर बोलता नहीं, पैसे के लिए काम ही मत करो। मैंने ये क्या बता रहा है कुछ, तो उसने हुक कर लिया मेरे को, पूरी स्टोरी ने हुक कर ली उसे। और वो स्टोरी से मैंने, पूरी बुक से फिर मुझे कई सारे लाइफ लेसन सीख मिले, जो आज तक मैं अपनी लाइफ में फॉलो करता हूँ कि यार एसेट्स बनाओ। एक सिंपल लेसन था कि एसेट बनाओ, अगर अमीर बनना है सिंपल सी चीज़ है, एसेट बनाओ। एसेट क्या होता है, सिंपल उसने बताया, कोई भी वो चीज़ जो आपके जेब में पैसे डाले एसेट है। अगर जेब से पैसे ले रही है तो एसेट नहीं है। घर से अगर रेंट पे चलाए हो, पैसे आ रहे हैं तो एसेट है। अगर अपने घर में रह रहे हो और सिर्फ पैसे जा रहे हैं बिल्स में, तो वो एसेट नहीं है। इतना सिंपल तरीके से उसने एसेट और लायबिलिटी समझा दिया। मैंने बोला ये सिंपल सी चीज़ स्कूल कॉलेज कहीं पे भी किसी ने नहीं सिखाई। तो ये सिंपल चीज़ थी लेकिन बहुत पावरफुल थी, जिसने मेरी लाइफ में पैराडाइम शिफ्ट लाया। तो वहाँ से मेरे को बुक का एक चस्का लग गया कि यार बुक पढ़ना है। तो वहीं से बुक पढ़ते गए और फिर रियलाइज़ हुआ बुक से ही कि यार बुक्स पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैल्यू देना। ओके, तो मुझे समझ में आ गया, मैं बुक पढ़ लेता हूँ लेकिन मेरे दोस्तों को बोलता हूँ नहीं पढ़ता है। मूवी देखने बोलूँगा सब जाएंगे मूवी देखने के लिए, बुक पढ़ने बोलूँगा कोई नहीं पढ़ेगा। तो मुझे लगा ये मेरे पास USP है कि चलो मैं पढ़ सकता हूँ। तो एक काम करते, यही नॉलेज अगर मेरी लाइफ चेंज करने में भी हेल्प कर सकती है तो दूसरों को भी करेगी। और वहीं से सीखने की शुरुआत हुई और वहीं से फिर सारे सपने आप बोल सकते हो पूरे हुए। सो दोस्तों, एक चीज़ इधर से हमको ये समझ में आती है कि भाई आपके हालात परिस्थितियाँ जैसे भी हो, आप उनको बदल सकते हो, बस उसके हिसाब से क्रिब नहीं करना है। ज़िशान, आपने एक चीज़ कही जहाँ पर मेंशन किया, आपकी किताब जिससे आपने शुरुआत करी थी वो थी रिच डैड पुअर डैड, जिसके लेखक है रॉबर्ट कियोसाकी। एंड मैंने देखा था कि आपने एक इंटरव्यू भी किया था हाँ, उनके साथ podcast अपने किया था। चैनल पे, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। लेकिन मैं एक दूसरे अंश के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा। हम्म, एक इंटरव्यू में इनफैक्ट उनने काफ़ी बीच में विवाद चला था कि भाई रॉबर्ट कियोसाकी तो खुद कह रहे हैं कि मैं $1.6 बिलियन का हम्म, लोन ले चुका हूँ। मैं आपका समझना चाहता हूँ कि डेट जिसकी ये बात कर रहे हैं, क्या ये चीज़ सही है या गलत है? फ्रॉम रॉबर्ट कियोसाकी पॉइंट ऑफ व्यू में समझना चाहता हूँ। अगर रॉबर्ट कियोसाकी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो वो तो ये बुक में भी बोलते हैं कि लोगों को, अमीर लोग, ये रिच मेंटालिटी की बात करते हैं। रिच मेंटालिटी, गरीब लोगों को लगता है डेट खराब चीज़ है, ठीक है, बट रिच लोग डेट को यूज़ करते हैं पैसे बनाने के लिए। जैसे कि हमने भी एक बार पॉडकास्ट के अभिषेक भाई ने भी बताए थे कि अगर आपने बैंक से लोन लिया, उसका 7% का आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है जो भी, और आपके पास कोई धंधा है जो आपको 15% दे रहा है, हाँ जी, तो वहाँ से आप उसका Correct. बचेगा, वहाँ से आप पैसे क्रिएट कर सकते हो। Correct. तो रॉबर्ट कियोसाकी तो खुद वीडियो में उन्होंने कई बार खुद बोला है कि मैं डेट लेता हूँ। ठीक रिच पीपल यूज डेट क्योंकि इससे टैक्सेस नहीं देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आप कर्जे में हो तो टैक्स किसको देना पड़ता है, जिसकी बहुत इनकम आ रही है। Correct. बट आपके कर्जे इतने सारे तो वो टैक्स वेस का भी कुछ बेनिफिट होता है। बिल्कुल, डिटेल में तो मुझे नहीं याद है, बट इतना याद है कि वो ही यूजेस, रिच पीपल यूजेस विच इज़ फाइन, विच इज फाइन। तो वो वही करते हैं, इसलिए वो 5 बिलियन कितने डॉलर के डेट में। बट आई बोलते आई एम स्टिल रिच, मैं इतना डेट होने के बाद भी मैं जेट्स खरीद रहा हूँ, मैं गोल्ड माइन खरीद रहा हूँ। तो ये तो उन्होंने खुद ही बोला। वाह। और आपने एक चीज़ मेंशन करी कि आपने ढेर सारी किताबें पढ़ी हैं, तो मैं चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि कोई वीडियो आपने देखी थी लाइफ चेंजिंग, ऐसे 3 किताबें, ऐसे अगर आज हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं 3 ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबें, लाइफ चेंजिंग इन द सेंस जो उनको कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाएं या रिच बनाए, वेल्थ बनाए, ऐसी 3 किताबें कौन सी हों? तो सबसे पहली बुक मैं बोलूँगा, लोगों को शायद पसंद आया ना है, बट वो थिंक एंड ग्रो रिच ही है। और जब मैंने लोगों को बोला थिंक एंड ग्रो रिच, तो कई लोग ऐसे, मेरा एक वीडियो बना भी था, तो उसमें लोग बोले लगता है इसने ज़्यादा बुक पढ़ी नहीं है, इसी जो सबसे पॉपुलर क्लासिक बुक है वही बोल रहा है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मेरे को खुद को, मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया कि सच में मैंने जाके ChatGPT से भी पूछा कि गिव मी वन ऑफ द बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक, जो सबसे बेस्ट है तुमको लगता है। तो ChatGPT ने भी थिंक एंड ग्रो रिच का ही आंसर दिया। तो मेरे को लगा नहीं भाई, मैं सही बोल रहा हूँ। ठीक। तो थिंक एंड ग्रो रिच है ना, एक्चुअल में क्लासिक है जिसमें ना यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है, जिसके अंदर बताया कि आपको कोई भी इंसान, आप डॉक्टर हो, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, कोई भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता है, मुझे लगता है वो बुक लोगों को पढ़नी चाहिए, थिंक एंड ग्रो रिच। ओके, उसकी स्टार्टिंग, उसके अंदर के जो लेसन है, वो प्रिंसिपल आज भी काम करती हैं। बर्निंग डिज़ायर होना,
परसिस्टेंट होना, प्लान बनाना, विजुअलाइजेशन, ये सारी चीज़ें मतलब काफ़ी पावरफुल है। तो एक बुक तो मैं यही बोलूँगा, अगर रिच डैड पुअर डैड नहीं पढ़ी है तो वो तो ज़रूर पढ़ लेना। एक बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये भी एक क्लासिक बुक ही है। क्लासिक बुक की एग्जांपल मैं ज़्यादा इसलिए देता हूँ क्योंकि दे हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, मतलब वो कई सालों से काम कर रही है और आज भी काम करती है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, वो भी बहुत अच्छी काम करती है। ये थोड़ी क्लासिक हो गई। अगर मैं नई बुक की बात करूँ बिजनेस में जो मुझे अच्छी लग रही है, आजकल मैं एक बुक अभी पढ़ रहा हूँ, मैं रिकमेंड करूँगा, स्लो प्रोडक्टिविटी। स्लो प्रोडक्टिविटी, क्योंकि आजकल हम लोग कैसे बहुत ज़्यादा सब घाई में हैं, Correct. कुछ ना कुछ फास्ट चाहिए, फास्ट फूड चाहिए, जल्दी बिजनेस करना है, जल्दी करना है। तो स्लो प्रोडक्टिविटी में उसने बताया है कि कैसे ये जो मेंटालिटी ना वो आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। स्लो रहने का मतलब वो बुक में ऐसा नहीं कि आप स्लो काम करो, उसने बोला कि कम चीज़ों पर फोकस करो और ठीक है। अच्छे से करो। अगर एक वीडियो क्रिएट कर रहे हो तो अच्छे से, जैसे मिस्टर बीस्ट, अगर हमारे एग्जाम्पल दे तो मिस्टर बीस्ट वैसे हम देखेंगे तो उनको फास्ट लगेगा, लेकिन वो एक वीडियो पे बहुत मेहनत करके अच्छे से काम करता है। Correct. तो स्लो प्रोडक्टिविटी उसने बोले तो दवाइयाँ ये सब भी फास्ट रिलीफ देती है, लेकिन जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती है, दूसरी दवाई होती है, वो स्लोली काम करती है और जल्द अच्छे लॉन्ग टाइम के लिए हमारे लिए अच्छी होती है। Correct. तो ऐसी स्लो प्रोडक्टिविटी एक मुझे बहुत अच्छी बुक लगी जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ। आई थिंक वन थिंग बाय गैरी केलर, ये बहुत अच्छी बुक है जो पढ़ सकते हो आप। Okay. जो अगेन आजकल का ज़माना ऐसा डिस्ट्रैक्शन से भरा है, 100 वीडियोज़ आ रहे हैं, 100 रील्स आ रहे हैं जो आपको 100 अलग अलग बातें बोल रहे हैं। तो ऐसे टाइम देखो, पहले एक टाइम था जब इन्फॉर्मेशन डेफिशिएंसी थी, अगर आपको सीखना होता तो आपको बड़े बड़े लाइब्रेरीज जाके बुक्स पढ़नी पड़ती। ठीक। आज आपके फिंगर टिप्स पे पूरी दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जो चाहिए डॉक्टर के बारे में सीखना वो भी आपको मिल जाएंगे। आप इनफैक्ट मैंने एक डॉक्टर के साथ पॉडकास्ट किया, उन्होंने बताया कि कुछ लोग है ना पॉडकास्ट, ये डॉक्टर के उन्होंने वीडियोस बनाए ऑपरेशन के, कई लोगों ने ना ऑपरेशन वाले वीडियो देख के ऑपरेशन करना चालू कर दिया। तो ये सब मेरे चीजें- अगले बार डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कौन ट्रीट कर रहा है अपने को। तो ऐसी सब चीज़ें भी हो रही, मतलब यूट्यूब से लोग ऐसा ऐसा सीख के ये सब चीज़ें कर भी रहे। तो खैर बात मत बोलने का मकसद ये है कि यार इंटरनेट पे दुनिया भर की चीज़ें पड़ी हुई है, बट आपको आज इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो चुका है, तो इन्फॉर्मेशन को सेग्रीगेट करके ना सिर्फ कम इन्फॉर्मेशन लो और जो इन्फॉर्मेशन आपके काम की है वो लेना चालू करो। Wow. और ये चीज़ करने के लिए आई थिंक द वन थिंग बुक आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प The करेगी। one thing. द वन थिंग मैं गैरी केलर की है। अमेजिंग। सो गाइस, ये रिकमेंडेशन आपके लिए। मुझे एक चीज़ बताइए ज़िशान भाई कि आपने कहा पॉडकास्टिंग आप जब से कर रहे हो तो काफ़ी लोगों से मिल रहे हो, अलग अलग अनुभव होगा। पहला इसी से मैं फॉलो अप पूछूंगा, वन लाइन में आप पहले बताइए, क्या आप दूसरों के पॉडकास्ट भी कंज्यूम करते हो? नॉट फ्रॉम द एंगल ऑफ किन गेस्ट को बुलाया जाए, बट फ्रॉम द एंगल ऑफ लर्निंग, क्या आप करते हो दूसरों के? यस, लेकिन अभी कम करो, बट अभी वापस बढ़ाना है मेरे को। पहले करते थे। हाँ, तो अब मेरा एक्चुअल इससे रिलेटेड सवाल आएगा। रणवीर अलाहाबादी आपको पता होगा, काफ़ी बढ़िया बियर बाइसेप्स चलाते हैं। मैं समझना चाहता हूँ आपके थ्रू कि आपको क्या लगता है जब आपने उनको स्टडी करा होगा, ऐसी वो कौन सी चीज़ें कर रहे हैं जिसके चक्कर में उनको पॉडकास्टिंग में एक रिलेटिव एज, नॉट जस्ट पॉडकास्टिंग, ऑन सोशल मीडिया लेते हैं एक ब्रॉडर सर्कल, उनको एक एज मिल रहा है? बिकॉज लेट्स फेस इट, चाहे आप इंस्टाग्राम पे जाओ, भले ही 80% लोग अगर ट्रोल भी कर रहे हैं उनको, इट डजंट मैटर, बिकॉज कहीं ना कहीं वो रेलेवेंट है, कहीं ना कहीं लोग उनकी बात करें, बात उसी की होती है जिसमें बात होती है। सही Simple बात as that. सही बात। तो कहीं ना कहीं, तो व्हाट इज ही डूइंग राइट, मैं आपसे समझना चाहता सबसे पहली चीज़, जब मैं पहली बार रणवीर भाई से मिला था ना, तो एक इवेंट पे मिला था, वो यूट्यूब का कुछ फैन फेस्ट ये सब चल रहा था, और वो बंदे को देखते ही मुझे ना एक चीज़ लग गया था, यार ये बंदे में कुछ बात है। और तब रणवीर भाई इतना थे भी नहीं, फेमस नहीं थे, था उनका बिया वैसे पे चैनल था जहाँ वो फिटनेस सिखाते थे, बट ही वॉज रेलिवेंट, ठीक ठाक व्यूज़ आते थे, ठीक ठाक हूँ। उनके कितने साल पहले होगा अप्रॉक्स? ये आई थिंक 5-6 साल पुरानी बात होगी। काफी उससे भी तो ज़्यादा इतने नहीं थे तब। ही वॉज मेकिंग द हेल्थ वाले वीडियोस वो बनाते थे। अच्छा, ये तो स्टार्ट वाला हो एकदम स्टार्टिंग 7-8 साल हो गया होगा मैं। ठीक है। तो पहली बार रणवीर भाई से मैं तब मिला था, ठीक है, और उनको देखते ही मेरे को लग गया था यार बंदे में कुछ तो बात है। तभी उसी टाइम। हाँ बताओ क्यों, रीज़न बताता हूँ। क्योंकि रणवीर भाई, मैं ऐसा बंदा था कि हम आए कोई नई जगह पे आते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कई बार आपसे बड़े आपको लगता है ना, तो वो टाइम में हम थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते हैं, हम ना अपने में रहते हैं और हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहता है और हम एक्ट नहीं करते हैं। लेकिन रणवीर भाई अकेले बंदे को मैं देख रहा था, वो बंदा आ रहा था अपने टीम मेंबर के साथ और हर बंदे से मिल रहा था। उन्होंने मेरे से अपने आप को इंट्रोड्यूस करा कि हाय रणवीर, मैं ये अपने आप को बताया, मेरी टीम मेंबर ये है, फिर वो उनसे जाके मिले, फिर उनसे जाके मिले। वो बंदे में ना वो भूख दिखती ना, डिज़ायर। अभी जैसे मैंने बोला ना, वन ऑफ द बेस्ट बुक थिंक एंड ग्रो रिच, करेक्ट। पहला चीज़ एक बर्निंग डिज़ायर। अगर आपके अंदर वो बर्निंग डिज़ायर ही नहीं है ना, तो कुछ होगा नहीं ज़िंदगी में। मैक्सिमम लोग के अंदर ना वो बर्निंग डिज़ायर नहीं रहता है। आपको कार चाहिए, लेकिन आपके अंदर वो बर्निंग डिज़ायर नहीं है, आप सिर्फ बोल रहे हो, विशफुल थिंकिंग है। अगर सच में जिस दिन आपके अंदर डिज़ायर आ गया ना कि भाई मेरे को कार चाहिए ही चाहिए, झक मार के आपको कार मिल ही जाएगी। और ये चीज़ शिव खेरा भी बोलते हैं अपनी बुक में, क्या वो किसी ने तो एक पंडित से आई थिंक से पूछा कि मुझे सक्सेस चाहिए, क्या कैसे मिलेगी? तो पंडित जी इनको नदी में लेके गए और डुबा डाले, और वो एकदम तड़पने लग गया, क्या ये पंडित जी क्या कर रहे हो? तो बोला कि जिस दिन है ना, जितना सांस लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, वैसी सक्सेस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी ना, उस दिन आप सक्सेसफुल बन जाओगे। तो
वो भी क्या था, बर्निंग डिजायर का एक एग्जाम्पल कि यार डिजायर आना चाहिए, सांस लेना जितना इंपॉर्टेंट हो गया कार लेना ना, आप ले लोगे, दिमाग आपको बता देगा रास्ते। तो वो चीज़ मुझे बर्निंग डिजायर रणवीर भाई के अंदर दिखी थी एक चीज़ पहली। उसके बाद भी मैंने देखा ही वॉज ऑलवेज हंग्री, ही वॉज ऑलवेज लर्निंग, हमेशा सीखते रहते थे और हम्बलनेस भी थी। तो ये चीज़ पहली एच थी मुझे लगा। और दूसरी चीज़ जो है ना, उनकी टीम, एक मेंटर का होना। रणवीर भाई के पास एक बहुत अच्छे मेंटर जिनको सही टाइम में मुझे लगता है मनीष भाई मिले, मनीष पांडे। तो है ना, कई बार क्योंकि जब मैंने ये मेरी लाइफ में नोटिस किया, जब हम खुद से सिर्फ करते रहते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता हम क्या गलत कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कई बार मैं स्विमिंग पूल में गया हूँ, मुझे स्विमिंग सीखनी है, मेरे को लग रहा है मैं मस्त कर रहा हूँ, बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब अच्छा हो रहा है बट कर नहीं पा रहा हूँ। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देख लिया, सीख लिया है, मैं ट्राई कर रहा हूँ हाथ और, लेकिन फिर भी लगता नहीं हो पा रहा है। फिर क्या करते, गिव अप कर देते, नहीं कर रहा है। लेकिन अब मैं जब स्विमिंग कहीं जाके सीख रहा हूँ एक मेंटर के साथ, तो वो मुझे बता रहा है कि भाई तू बहुत घाई कर रहा है, तू बहुत जल्दी हाथ मार रहा है, या फिर तू सिर्फ लेग्स को ऐसा कर। थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से कोई आपको देख के बताएगा ना भाई तू ये गलती कर रहा है, तो वो हमारे लिए सीखने के लिए ज़्यादा आसान होती है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, इंडियन हिस्ट्री में भी गुरुकुल्स होते थे, करेक्ट। गुरु होते थे जो सिखाते थे। तो वो मेंटरशिप होना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी, जो रणवीर भाई को सही टाइम पे मिल गई। मिली, लकी भी नहीं थे, ही वाज सर्चिंग फॉर इट। करेक्ट। टीचर अपीयर्स व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी, कई बार स्टूडेंट ही रेडी नहीं होता है। तो ये एक और एच थी। दूसरी एच ये भी है कि टीम, उन्होंने टीम पे काम किया। कई बार हम जो ज़्यादातर कंटेंट क्रिएटर सिर्फ अकेले और कम लोगों पे फोकस करते हैं, वो स्टार्टिंग से बड़ा सोच रहे थे, स्टार्टिंग और नहीं, ये भी इसके लिए भी एक टीम चाहिए, ये भी एक बंदा रहेगा, अच्छे अच्छे पावरफुल लोगों को अपने साथ जोड़ना स्टार्ट किया। जैसे कि रिचर्ड ब्रांसन भी जो फेमस बिलियनर है, वो एक बार उनका एक किस्सा वो बता रहे थे कि वो इंटरव्यू में बैठे थे, वो बोर्ड की मीटिंग चल रही थी और सब बड़ी बड़ी बातें चल रही है उधर मैथ्स की, और इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा और ये मतलब सब लोग मैथ्स की ग्राफ दिखा रहे, ये वो दिखा रहे, और ये देख के कुछ समझ नहीं पा रहे। तो इनको बंदे ने, किसी तो बाजू वाले ने नोटिस कर लिया कि इनको समझ नहीं आ रहा। तब उनकी बात छिड़ी, उन्होंने बताया क्रक्स ये निकला कि यार कई बार मुझे ये समझने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझदार हो, और यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि समझदार, अगर आप समझदार नहीं हो तो एटलीस्ट ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपसे ज़्यादा समझदार है। Correct. वो ऑटोमेटिकली आपको अमीर बना देंगे। तो रिचर्ड ब्रांसन का भी हमेशा से ना ये रहा है, जिस चीज़ ने उनको बिलियनर बनाया, कि वो खुद हर चीज़ में स्मार्ट नहीं है, लेकिन वो स्मार्ट लोगों को हायर करते हैं, उनके साथ रखते हैं और उनको काम पे लगा देते हैं, और उस वजह से वो इतने सारे बिलियनर बन गए जिनके इतने मल्टीपल बिजनेसेस हैं। तो उनको खुद को भी मैथ्स इतना अच्छे से नहीं आता। Correct. तो यही एक लेसन ये है कि आप खुद हर चीज़ में बनो भी मत, अच्छा बन भी नहीं सकते हो, बेटर टीम लाओ। और यही आई थिंक सब कुछ चीज़ें हैं जो मुझे रणवीर भाई में दिखी, जो एज, उनकी एज है। सो गाइज, रणवीर अलाहाबादिया में मेन चीज़ इनकी एक तो टीम है कि टीम वेल इक्विप्ड है, वेल क्वालिफाइड है। दूसरी चीज़ जो मेरे को समझ में आया, एक बर्निंग डिज़ायर, पैशन था जिसके कारण वो जो आज भी है, जो आज भी जो है, बहुत लोगों में नहीं रहता मुझे। नहीं रहता है। तो ये भी दूसरी चीज़ देखी गई। और तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, मेंटर, सही समय पे सही इंसान से गाइडेंस मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जब हमने रणवीर की बात करी, तो मुझे एक और पॉडकास्टर इन पर्सन जिनका मैंने कुछ वीडियोस देखे और मुझे अच्छे लगते हैं, वो राज भाई हैं, राज शमानी। आई वांट टू अंडरस्टैंड, आपने देखे हैं कुछ उनके वीडियोस? हाँ हाँ। व्हाट डू यू थिंक, राज शमानी और रणवीर पे जब हम कंपेयर नहीं कर रहे, बट रणवीर स्टार्टेड हिज जर्नी लिटिल अर्ली व्हेन इट कम्स टू द यूट्यूब थिंग, बट राज आल्सो पिक्ड अप रियली वेल। वी आर नॉट कंपेयरिंग, बट ही पिक्ड अप रियली वेल। आपको क्या लग रहा है राज शमानी के लिए क्या चीज़ें वर्क कर रही होंगी? आई थिंक राज भाई से पहली मुलाकात है ना, अगेन मेरी बहुत साल पहले हुई थी, जब राज भाई राज नहीं, कोई जानता भी नहीं था उनको। उन्होंने मेरे को मेल के थ्रू अप्रोच किया था। ओके। और मेरे को याद है वो इंसिडेंट थोड़ा फनी सा हो गया था। मुझे लगा था वो पॉडकास्ट करने बोल रहे तो सिर्फ ऑडियो वाला होगा, बट उनको वीडियो पॉडकास्ट करना था। और तब है ना, जब पॉडकास्ट इंडिया में चलता भी नहीं था इतना, तब वो इंटरव्यू के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था। हम लोग कोई तो एक रेस्टोरेंट में बैठे थे जहाँ पे लाइट्स वाइट अच्छी नहीं थी, बट ठीक है, वहाँ पे मिला। और वहाँ पर तब उन्होंने चालू किया था एक वॉइसेस करके, उनका जो पॉडकास्ट का नाम था ना, वॉइसेस करके उन्होंने चालू किया। बहुत 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 पहले की बात है। तो तब हमारी मुलाकात हुई थी। तो वहाँ से एक चीज़ तो थी, राज शमानी में मैंने नोटिस किया था, अगेन उनके अंदर भी एक डिज़ायर था कि बंदा रेस्टोरेंट में जाके बुला रहा है, गेस्ट कर रहा है। और ही वॉज अ वेरी गुड स्पीकर फ्रॉम पहले से, वो इज़ अ वेरी गुड स्पीकर ना। कम्युनिकेशन स्किल्स में उन्होंने मतलब वर्ल्ड लेवल पे जाके अलग अलग ऑर्गेनाइज, आई थिंक यूएन में भी जाके उन्होंने स्पीचेस दी है। तो उनका जो एज है ना, कम्युनिकेशन हमेशा से उनका एज रहा है। तो वो एक चीज़ पहले से थी, और उन्होंने वही अपने स्ट्रेंथ को अपने काम में लाया। मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, मैं कम्युनिकेशन में अगर अच्छा नहीं हूँ, मैं ज़्यादा पॉडकास्ट शायद ना कर पाऊँ, या फिर मैं ज़्यादा अच्छा स्पीकर नहीं बन पाऊँगा। लोग कई बार अपने वीकनेसेस को काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैनेजिंग वनसेल्फ है जो पीटर ड्रकर की है, वो भी बोलते हैं ना, आपको ना अपनी स्ट्रेंथ पे काम करने आना चाहिए। जो अपनी स्ट्रेंथ पे काम करेगा ना, तो उसको एक ऑटोमेटिक एडवांटेज मिलेगा दूसरों से, एक लेवरेज मिलेगा, एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाएगा।
तो ये अनफेयर एडवांटेज बुक में भी बताया गया। तो आप अनफेयर एडवांटेज रखो, अपने स्ट्रेंथ पे काम करो। तो ही इज़ वर्किंग ऑन हिज स्ट्रेंथ। कम्युनिकेशन उनकी स्ट्रेंथ है। हाँ। ठीक है। और अभी मैं राज भाई से ऑफिस से मिला था, कई अभी कुछ टाइम पहले ओडू का इवेंट हुआ था, तो उनसे मैंने बात करी। उन्होंने खुद एक और चीज़ बोली, उनका जो सीक्रेट यही है कि वो ना ऐसे गेस्ट को बुलाते हैं। मैंने पूछा उनसे, थोड़ा सजेशन ले रहा था क्योंकि इज डूइंग वेरी गुड इन पॉडकास्ट। तो राज भाई से मैंने पूछा, राज भाई बताओ क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो बोले कि देख, मैं तो एक चीज़ करता हूँ, मैं ना हमेशा उन लोगों को बुलाता हूँ जिन जेन्युइनली जिनसे मुझे बात करने का मन करता है। ये बहुत की है। कई सारे लोग ऐसे लोगों को बुलाने की कोशिश करते हैं जो चल रहे हैं, उनका पर्सपेक्टिव अलग है। मतलब नहीं, मैं सर्च करता हूँ कोई जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, जिससे मुझे वैल्यू मिल सकती है, मैं उसको बुला के उससे बात करूंगा। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी उनके लिए बहुत अच्छी काम कर रही है। और जहाँ ही इज़ नॉट वेरी व्यू ओरिएंटेड, ही इज़ वैल्यू ओरिएंटेड। तो मुझे ये चीज़ भी उनकी बहुत सही लगती है। मतलब वो वैल्यू ड्रिवन कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। और उनका भी कोर मेरे से मिलता है, मुझे लगता है राज भाई का। जैसे मैं कोर क्या मानता हूँ, जिंदगी अच्छी जिंदगी गुड लाइफ चाहिए ना, तो 4 पिलर्स है। ठीक है। हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस। वाह। मतलब अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो कितने भी पैसे आ जाए कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास रिलेशनशिप, वेल्थ नहीं है, जिंदगी जीने के लिए वेल्थ चाहिए। अच्छा, हेल्थ के लिए भी कई बार वेल्थ की जरूरत पड़ती है, जिम विम जाना है, कुछ भी करना है तो। प्लस आपके पास रिलेशनशिप होने चाहिए अच्छे। तो आई थिंक हार्वर्ड की 80 साल के ऊपर की रिसर्च करी गई है, सबसे बड़ी स्टडी, दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट स्टडी बोली जाती है, जिसमें उन्होंने कई सारे लोगों को लाया। मिलियनर्स भी थे उसमें, गरीब लोग भी थे, मतलब डिफरेंट लोग थे। और उनके ऊपर उनकी पूरी लाइफ पे स्टडी करी गई, बचपन से लेके बड़े होने तक। देखा गया कि कौन से लोग हैं जो ज़्यादा जीते हैं, ज़्यादा खुश रहते हैं। तो उनको इस पर इंटरेस्टिंग बात क्या मालूम पड़ी पता है, वो लोग ज़्यादा हैप्पी, सक्सेसफुल नहीं, हैप्पी और कंटेंट रहते हैं, वो नहीं रहते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, फेम है। सबसे ज़्यादा कंटेंट और अच्छे वो लोग ज़िंदगी बिता पाते हैं, लंबा जी पाते हैं, जिनके लाइफ में मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स होते हैं। अच्छे रिलेशनशिप्स मतलब अच्छी दोस्ती यारी, अच्छे बीवी बच्चे, एक रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत बड़े मिलियनर बन जाओ, अच्छी हेल्थ है, लेकिन आपके साथ कोई है ही नहीं, आपके साथ इंजॉय करने के लिए कोई नहीं है, वो बोलते हैं ना कई बार इट्स वेरी लोनली एट द टॉप। करेक्ट। और जो लोग के साथ ये होता है ना, टू बी ऑनेस्ट, वो लोग खुश नहीं रह पाता, क्योंकि उनके पास वो शेयर करने के लिए होता ही नहीं। बचपन, हाँ, मतलब हम बचपन में एक पूरा ग्रुप सर्कल होता है, लेकिन एक बंदा मेहनत करके बहुत ऊपर निकल जाता है। करेक्ट। फिर वो ऐसी जगह पे जाके घुल मिलने की कोशिश करता है जिनको वो पसंद ही नहीं है, या जिन बैठ ही नहीं पाता ताल में। तो इसीलिए मीनिंगफुल रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो थर्ड पिलर रिलेशनशिप हो गया, और लास्ट है हैप्पीनेस। मतलब ये सब चीज़ के बाद आप भी ऐसा कुछ करो जो आपके हैप्पीनेस के लिए हो। जैसे किसी को ट्रैवलिंग पसंद होता है, किसी को ड्राइंग पसंद होता है। तो ये 4 पिलर्स है एक अच्छी ज़िंदगी बिताने के। तो और राज भाई का भी इनमें से ये 3 वो भी बोलते हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप और वेल्थ, आई थिंक सो। तो वो भी ये 3 चीज़ पे काम करता है। और मुझे लगता है सारी वैल्यूज़ इनके अंडर ही आती है, इसी अम्ब्रेला के नीचे आती है। ठीक है। ओके। तो ओके। अगर मैं और थोड़ा साइकोलॉजिकल जाऊँ ना, हर इंसान कोई भी एक्टिविटी करता है ना, तो वो 2 रीज़न की वजह से ही करता है। ठीक है। ये पूरा साइकोलॉजी का बेसिस है सबसे। जो भी चीज़ हम कर रहे हैं 2 चीज़ के लिए कर रहे हैं, ईदर टू अवॉइड पेन और टू गेन प्लेजर। या तो देखो, हम क्या कर रहे हैं, जल गया हाथ हटा लिए क्योंकि पेन नहीं चाहिए, अवॉइड द पेन, या फिर कुछ प्लेजर गेन करना है। हर फंडामेंटल एक्शन जो हम लेते हैं ना, वो इन दोनों के नीचे ही लेते हैं। तो इसके नीचे मैं ये 4 चीज़ों को रखता हूँ, हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस, इसके नीचे आता है। हेल्थ हमें क्यों चाहिए, क्योंकि अगेन हमें बीमार नहीं होना है और हमें हेल्दी रहना है। रिलेशनशिप भी प्लेजर के लिए चाहिए, पैसे भी प्लेजर के लिए चाहिए, या पेन को अवॉइड करने के लिए चाहिए। तो जब भी आप इनसे रिलेटेड कंटेंट बनाते हो ना, तो वो वैल्यूबल बनता है। ठीक है। तो कई लोग ये गलती भी करते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स है ना, ऐसे कोडिंग की बात करेंगे, सिर्फ कोडिंग की बात करते रहोगे ना, ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें वैल्यू का है। आपके लिए लग रही होगी वैल्यू, लेकिन ज़्यादा लोग के लिए वैल्यू का है। तो जब आप कोडिंग को पैसों से जोड़ दोगे तो वैल्यू आ जाएगी कि आप कोडिंग करके 1 लाख रुपए कैसे कमा सकते हो। तो वैसे लोग ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, हम नोटिस करना। तो इस वैल्यू से हाउ टू गेट इन अ रिलेशनशिप एज अ कोडर, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस 4 फंडामेंटल्स को जब आप अपने कंटेंट में खेलोगे ना ज़्यादा, तो लोगों को ज़्यादा मजा आएगा। वाओ, क्या गजब की बात बोली है। तो अगर मैं ऑडियंस होता तो लाइक करता है। ठीक है। इन एनी केस गाइस, आप भी लाइक करिए। लेकिन मेरा ना इसी से एक और सवाल है, बिकॉज हम कंटेंट के अराउंड काम कर रहे हैं। नाउ आई एम नॉट नेमिंग एनी क्रिएटर, आप अपने हिसाब से, आपने बहुत सारे क्रिएटर्स को ऑब्जर्व किया होगा एट प्रेजेंट। क्या कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स है, कुछ ट्रेट्स हैं उन क्रिएटर्स के अंदर जिनको ज़्यादा वायरलिटी मिलती है, ज़्यादा सक्सेस मिलती है अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे इंस्टा हो, चाहे ट्विटर हो, कुछ भी हो? क्या कॉमन थीम है इसमें? कोई भी डोमेन के हो सकते हैं, आपको क्या लगता है, व्हाट इज गिविंग? आई थिंक देयर बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बोला ना, पहले भी बोला था, लोगों को सुन के खराब लगेगा, बोरिंग लगेगा, लेकिन एक्चुअल में यही है कंसिस्टेंसी। जो 100 लोग बात करते हैं, जितनी भी डोमेन आप नोटिस करो ना, यूजुअली लोग कंसिस्टेंट रहता है। अच्छा, एक और चीज़ है, कंसिस्टेंसी से पहले भी ये चीज़ आती है। अगर आपको ना किसी भी फील्ड में आगे बनना है ना, तो आपको 2 चीज़ करनी पड़ेगी। या तो नॉवेल्टी, नयापन, मेरा एक कोर कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अगर मैं बुक समरी बना रहा हूँ, ठीक है, और वो बुक समरी में नॉवेल्टी नहीं है, नयापन नहीं है,
तो लोग इतना नहीं चलेगा। या फिर मैं दूसरों से बहुत ज़्यादा बेटर नहीं बना रहा हूँ। तो अगर आपको किसी चीज़ में अच्छा करना है तो या तो नॉवेल्टी लाओ, नयापन लाओ, या फिर पहले से 10 गुना ज़्यादा बेटर हो। तो अगर मेरे को बुक समरी का चैनल क्रिएट करना है, अगर मैं एनिमेशन के थ्रू मैंने ऑलरेडी कर दिया, तो आप अगर 3D एनिमेशन कर रहे हो या कुछ नया फॉर्म करके कर रहे हो तो चलेगा, या पॉडकास्ट कर रहे हो, या फिर मेरे से पॉडकास्ट ही करो बट मेरे से 10 गुना ज़्यादा बेटर करो, तो आपके चलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये 2 कोर है मेरे हिसाब से, जो कई बार मैंने देखा हूँ क्रिएटर्स करते हैं तो चल जाता है। नए क्रिएटर्स भी ना कुछ नया फॉर्मेट लेके आ जाता है। मैंने जैसे कि कोई तो क्रिएटर था, उसका नाम भूल गया, उसने बुक समरी 1 मिनट में बताना चालू करी। कमेंट्स में लोग बताएंगे। हाँ, वो कोई तो क्रिएटर, मैं नाम भूल गया, ठीक है, वो समरीज ही बता रहा है लेकिन बहुत अच्छी एडिटिंग करके ऐसे स्टाइल में 1 मिनट में। हाँ, मतलब 1 मिनट के अंदर बता रहा हो। तो वो डिफरेंट है, नया है, बहुत नया है, बिल्कुल। नया है, तो वो चल रहा है और अच्छा भी बता रहा है, वैल्यूबल भी है। अच्छा, एक और चीज़ है, वैल्यूबल भी होनी चाहिए। नया और डिफरेंट या फिर वैल्यूबल होना चाहिए। बेटर, नया, बेटर या फिर वैल्यूबल, ओके, ये भी होना ज़रूरी है। अगर मैं कुछ नया क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब मैं कुछ ऐसी बात, मैं सिर्फ आइसक्रीम खाते जा रहा हूँ, तो इससे शायद वैल्यू ऐड ना हो इतनी। बिल्कुल नहीं हुआ। वैल्यू ऐड नहीं की तो लोग नहीं देखेंगे। तो ये 3 चीज़ आई थिंक होना ज़रूरी है, जो लोग कर रहे हैं इसके जैसे लोग चल रहे हैं। और वैल्यू का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बुक का ज्ञान ही देना वैल्यू होता है। हाँ। मेरे हिसाब से अगर आप किसी को हंसा दे रहे हो, जैसे अभिषेक भाई के वहाँ कई सारे रील्स देखता रहता है, वो काफ़ी फनी होता है। अभी हमने एक फनी वाला रील भी डाला, तो वो उससे कई सारे लोग हंसने लग गए। वो भी वैल्यू है भाई, लोगों के लिए हंसना भी बहुत वैल्यूबल, हैप्पीनेस मिलती है कहीं ना कहीं करेक्ट, उससे। करेक्ट। तो वो भी है। ये सब चीज़ें करते हैं इसीलिए लोग आगे बढ़ते हैं। प्लस अगेन थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ लो। जितनी भी चीज़ें ना कई बार लोगों में होती है, बर्निंग डिज़ायर होता है ना जिनके अंदर, वो लोग 10 तरीके ढूंढ लेते हैं नई चीज़, नॉवेल्टी लाने के लिए। तो वो सारी चीज़ें रखो, कंसिस्टेंसी रखो, प्लान बनाओ, टीम टीम सिनर्जी का फ़ायदा उठाओ। ठीक है, एक और पैटर्न मैंने देखा हूँ, जो ज़्यादा बड़ा और अच्छे लेवल पे कर पाता है ना, वो लोग सिर्फ ईगोइस्टिक ज़्यादा नहीं रहता, सिर्फ मैं करने की कोशिश नहीं करता। ठीक है। वो वी टीम प्लेयर होता है कि मेरे साथ ये भी आना चाहिए। या अभी जैसे रणवीर भाई का भी एग्जांपल लूँ, राज शमानी का भी एग्जांपल लूँ, ये लोग का पॉडकास्ट सिर्फ इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि ये लोग हार्ड है। ये लोग हार्ड है, मानूँ मैं, लेकिन इनके साथ इनकी टीम भी बहुत हार्ड है, जो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करके जितना हम सोच रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा काम कर रही है, जितना हमको पता भी नहीं है। जैसे जैसे रणवीर भाई का अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, तो कई बार लोगों को, मुझे खुद को शौक हुआ जब सुना। अभी अपने को क्या लगता है, रणवीर भाई तो इतने लेवल पे पहुंच गए, ये तो जिसको बोलेंगे वो आ जाएगा पॉडकास्ट पे। बट मैंने उनसे खुद से सीखा, उन्होंने टीम ने बताया कि कितने ज़्यादा फॉलोअप्स करने पड़ते हैं, कितना ज़्यादा लोगों को गेस्ट के लिए आज भी मेहनत करनी पड़ती है बुलाने के लिए, जो हम करेंगे नहीं। कितने फॉलोअप्स करेंगे हम, 1 बार 2 बार मैसेज डालेंगे, मेल डालेंगे, तक नहीं दे रहा, मतलब नहीं दे रहा होगा रिस्पॉन्स। वो लोग ने 10-10, 15-15, 20-20 बार फॉलोअप लिया। वो लोग ने, जब वो लोग को नंबर्स नहीं मिले तो वो लोग वाया जाके, मतलब उनकी बीवी के कोई तो रिलेटिव के जाके कोई बिजनेस में जाके, यहाँ जाके उन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलवाया है। वो उतनी मेहनत लगती है भाई बड़ा करने की। हमें लगता है कि भाई सिर्फ सेलिब्रिटी बुला दिया, कर रहा है इसीलिए बहुत व्यूज़ आ रहे हैं, नहीं, उसके पीछे बहुत मेहनत गई है और वो सब करने के लिए रेडी नहीं होता है ऑब्वियसली। अब रणवीर भाई की बात हुई तो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे है, क्या आपने अपनी मौत के बारे में सोचा है? अरे ये सडनली मैं बोला, ये मैं सीरियस बात बता। अरे सीरियस नहीं पूछा है। हाँ सीरियस है, बट सडनली बहुत तो मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैंने एक्चुअली सोचा है, कई बार, जैसे मैं रिलीजियस, थोड़ा बहुत रिलीजियस हूँ मैं, तो हमारे रिलीजन में ना कई बार हमें आखिरत के बारे में बार बार रिमाइंड कराया जाता है। तो और ये सिर्फ मैं इस्लाम के हिसाब से नहीं बोलूँगा। अगर आप 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक पढ़ोगे तो उसकी एक हैबिट है, बिगिन विद द एंड इन माइंड। और आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट कोर, बहुत ब्यूटीफुल प्रिंसिपल है जो सबको करना चाहिए। ये एक्सरसाइज करना चाहिए जो मुझे बुक से सीखने मिला था। कि इमेजिन करो कि एक फ्यूनरल हो रहा है, आप फ्यूनरल में गए हो, आप देख रहे हो कि आपके सभी रिश्तेदार, सभी जान पहचान वाले लोग वहाँ पे है और सभी रो रहे हैं। और जब आप फ्यूनरल में देखते हो डेड बॉडी किसकी, तो वो आपकी है। अब बताओ ऐसे टाइम पे आप क्या चाहोगे कि आपके जो फ्रेंड्स है वो आपके बारे में क्या बोल रहा है, आपके जो माँ बाप है वो आपके बारे में क्या बोल रहा है, आपके जो दोस्त है, आपके व्यूवर्स है, वो आपके बारे में क्या बोल रहा है। ये थोड़े टाइम में एक बार करके देखना, 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए करके देखना। आपको थोड़ी फटे भी, शायद थोड़ा सा लगे भी। तो सोच के ही अभी वो हो रहा है। हाँ, और अब सोचो, अब आपको क्या करना है पता है। अब आप सोचो क्या आप वैसे जी रहे हो। अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त बोले कि आप, यार बहुत अच्छा था बंदा, बहुत अच्छा दोस्त था अभिषेक, तो क्या आप अभी वैसे ही एक्ट कर रहे हो, या नहीं यार अभिषेक तो चल ऐसी था, बहुत बड़ा आदमी बन गया तो भूल गया मुझे। मैं बता रहा हूँ सिर्फ, ये पूरा डीप है, ये डेप्थ है, डेप्थ है इसमें बहुत ज्यादा। सो बिगिन ये विद सबको करना चाहिए, बहुत ये चीज़ है। वाओ। मेरा और 2 सवाल हैं आपसे। और बाय द वे गाइस, अगर आप चाहते हो कि अगले पॉडकास्ट में मैं इनसे नो फैप और यति के बारे में पूछूं तो कमेंट्स में बताइएगा।
बट मेरे 2 सवाल अरे यार हंस रहे हो यार क्योंकि मेरे 2 और आखिरी सवाल हैं। सही बात है, मेरे को ध्यान है आप ना बीच पे एक सीरीज बनाते थे अपने चैनल पे, कुछ 63-67 वेज ऑफ बिलियनर्स या कुछ 67 स्टेप। हाँ 67 स्टेप्स हाँ, ऑफ बिकमिंग, कुछ ऐसा आपका सीरीज चला। जब 67 स्टेप्स बताए हैं उसमें से मेरा ना अपनी ऑडियंस को चाहता हूँ आप 3 सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको लगता है कि भैया ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर हमारे इसमें से बहुत लोग बोलेंगे भी कि आई वांट टू बिकम अ बिलियनर, कमेंट्स में बताना इफ यू वांट टू बिकम अ बिलियनर, तो बहुत लोग बिलियनर बनना चाहते हैं। बट मैं वो 3 स्टेप्स उधर से आपसे, क्योंकि आपने पूरी रिसर्च करी है, स्टडीड अ लॉट ऑफ पीपल, वो 3 कौन से प्रमुख चीज़ें होती हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंटेंट क्रिएटर नाउ, लाइफ वो 67 स्टेप ना टाई लोपेस से इंस्पायर्ड था। टाई लोपेस एक बाहर का क्रिएटर है, उसने कोर्स बनाया था, वो मैंने कोर्स देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो उसका ही मैंने एक इंडियन वर्जन क्रिएट कर दिया था कि यार यही बातें मैं हिंदी में बताता हूँ, क्योंकि मुझे वो बहुत पावरफुल लगी थी टू बी ऑनेस्ट। उसका एक बहुत पावरफुल लेसन जो मुझे सबसे पहला लेसन लगा वो है अडेप्टेबिलिटी, कि अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना तो आपको अडेप्टेबल होना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल और ये चीज़ हो भी रही है, जब से एआई आया है आपने देखा होगा कई सारे लोग एक पुराने तरीके से, उनका स्टेप्स थे जैसे वो काम करते थे, और फिर वही चीज़ में वो लोग फंसे हुए वही काम कर रहे हैं। लेकिन आजकल कई सारे नए बच्चे आ रहे हैं एआई का यूज़ करके वही काम जो पुराने लोग पुराने तरीके से कर रहे थे 10 घंटा लेके एआई का यूज़ करके 1 घंटे में करके दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इसके वजह से ये नए बच्चों को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, ज़्यादा क्लाइंट मिल रहे हैं, और ये लोग वैसे ही रह जा रहे हैं। तो इसका मतलब उस लेसन ये है कि ऑलवेज बी अडेप्टेबल। अगर आप अडेप्टेबल नहीं होगे तो आप वैनिश हो जाओगे। और ये ना पूरी ज़िंदगी का एक वो है, मतलब हर स्पीशीज़ एज अ स्पीशीज़ हम ह्यूमन इतना आगे क्यों बढ़ पाया, क्योंकि हम बहुत अडेप्टेबल है। आप देखोगे हम रेगिस्तान में भी रह लेते हैं, हम दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में भी रह सकते हैं। बिल्कुल मतलब क्या, हम अडेप्टेबल है। अगर हमारा एग्जाम्पल ही, चलो कॉकरोच के एग्जाम्पल देते हैं, कॉकरोच भी न्यूक्लियर बॉम्ब ये सब बोले कितनी सारी चीज़ें होके गई है, डायनासोर्स के टाइम पे एस्ट्रॉइड ये सब गिरे तब भी कॉकरोच थे, आज भी कॉकरोच है। क्यों? क्योंकि कॉकरोच बहुत अडेप्टेबल है। आप नोटिस करो, कई बार एग्जाम्पल छोटा सा लगेगा लेकिन कई बार हम कॉकरोच मारने की दवा रखते हैं, कुछ टाइम काम करती है, उसके बाद वो काम करना बंद कर देती है, वापस आ जाते हैं। मतलब इतने रेजिस्टेंट और इतने ये है ना, लोग कॉकरोच अडेप्टेबल है बहुत ज़्यादा। करेक्ट। और ये एक लेसन है, तो ये अपनी लाइफ में अप्लाई करना, हमेशा अडेप्टेबल रहना, वक्त के साथ सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करते रहना, जैसा ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से देखना। दूसरी एक चीज़ है कि मोटी चमड़ी, मैंने एक सीखा था, उसके अंदर एग्जैक्टली उसका नाम नहीं याद आ रहा है, बट हैव अ थिक स्किन। ठीक है। आज के टाइम पे अगर आपको ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा करना है, या फिर अगर कंटेंट क्रिएशन का एग्जांपल दूं, तो अभिषेक भाई आपको बहुत व्यूज़ आते हैं बट आपको हेट भी बहुत मिलता होगा कई बार। उसके लिए आपको थिक स्किन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास थिक स्किन नहीं है, जो कई बार मैं देख रहा हूँ आजकल हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली मैं कई सारे यंगस्टर्स बच्चों को देख रहा हूँ, उनको थोड़ा सा भी कुछ बुरा बोल दो बुरा बन जाता है, बात नहीं करते, मतलब एक अलग ही हो जाता है। ऑफेंड होना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है। हाँ, बट बहुत ज़्यादा ही ऑफेंड हो गया, मतलब इतनी थिन स्किन, छोटी बातों में हो जाते हैं। इतनी थिन स्किन हो गई है ना कि लोग कोई बात करके कुछ सोच बोल भी नहीं सकता है। करेक्ट। और हमारे बचपन में, मतलब अगर आप देखोगे तो बाबा पैसा मारते थे, बोलना तो छोड़ो सीधा फटके पड़ते थे। बिल्कुल। बट आजकल के माँ बाप बच्चों को मारते ही नहीं है, या फिर मारना छोड़ो, नहीं करना चाहिए, वो तो अलग बात में आ जाएंगे बच्चे। हाँ, डिप्रेशन में आ जाएंगे वो लोग, क्या बोल नहीं सकते कुछ भी। बिल्कुल। तो वो एक्सट्रीम में चले जा रहे हैं, थिन स्किन बना रहे हैं बच्चों को, और वो थिन स्किन के जैसे क्या हो रहा है, बच्चों का ही बुरा हो रहा है, वो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो लोग कहीं बात नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग सोशल नहीं हो पा रहे हैं, वो हर चीज़ में वीक हो रहे हैं। बेसिकली टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूँ ना, तो एज ए कम्युनिटी हम वीक होते जा रहे हैं, और ये इसलिए क्योंकि हम थिन स्किन होते जा रहे हैं। थिन स्किन, हमें मेहनत नहीं करनी है, 10 वीडियोस नहीं डाल सकते हैं आप, 10 मिनट ये पॉडकास्ट देखने में आपको कई लोगों को बोर, सब लोग अभी तक एंड में नहीं रहेंगे, कुछ लोग होंगे जो लोग होंगे, भाई वो बताओ हाँ, कमेंट्स में आप लोग शाम हो, भाई के लेवल, तो आप लोग हो, तो आपके अंदर एक थिक स्किन है, मोटी चमड़ी की, आप झेल सकते हो। थोड़ा अगर बोरियत भी हो रहा हो तो भी झेल सकते हो। आजकल लोगों में वो है ही नहीं, थोड़ा भी बोर ही नहीं होना चाहते, इतनी थिन स्किन है यार, स्टार्टिंग के 10 मिनट सेकंड में मजा नहीं आया, छोड़ हटा, वो उतना वैसा मत बनो। ये एक लेसन था। और एक लास्ट लेसन तो ये बताऊंगा, लर्निंग फ्रॉम मेंटर्स, ये तो हमेशा रहता ही है कि अगर देखो ज़िंदगी में वैसे कोई भी शॉर्टकट नहीं है, लेकिन एक शॉर्टकट जो है वो यही है कि आप जो भी इंसान आपसे 5-10 साल आगे है उसके अंडर चले जाओ, उसके साथ रहो, उसके साथ सीखो, 1-2 साल उसके साथ रहो, पूरा उसका ज्ञान ले लो, और फिर ये चीज़ है ना आपको बहुत सारा टाइम, एनर्जी और पैसे बचाने में हेल्प करेगी। तो ये टॉप 3 लेसन अभी मेरे दिमाग में आ रहा है, वैसे तो और उसमें बहुत अच्छे लेसन नहीं बट अभी जो मेरे दिमाग में आप लोग गाइस वो प्लेलिस्ट जाके चेक करना ज़िशान भाई के इस पे। एंड विद दैट ब्रिंग्स मी टू द फाइनल क्वेश्चन। ज़िशान भाई, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है आपके, जब मैं पॉडकास्ट ऊपर से ओवरव्यू कर रहा था एक बार, तो मैंने देखा कि आप बहुत एक्सटेंसिवली आपके गेस्ट के साथ आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बात करी है। देयर आर वेरियस गेस्ट जिनने बात करी है। गेस्ट की छोड़िए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फर्स्ट, डू यू बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन? इफ यस, 1-2 इंसिडेंट्स जिसने आपको बिलीव करने पे मजबूर किया कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो
तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ना मैं ऐसा कुछ जैसे फैंसी और कुछ अलग सा नहीं समझता, कोई जादुई चीज़ नहीं क्या समझता। होता क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर देखा जाए ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये वर्ड फेमस कब से हुआ है? सबसे ज़्यादा मतलब मार्केट में पहले भी था। जैसे मैं सबसे अर्लीस्ट बुक जो मुझे एक गेस्ट नहीं बताया, वो द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बाय वॉलेस डी वॉटल करके एक बुक है। ओके। उस बुक में थोड़ा बहुत इसका जिक्र है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट फेमस बहुत ज़्यादा हुआ जब 2006 में आई थिंक मार्च में द सीक्रेट मूवी आई। रोंडा ब्रायन की। रोंडा ब्रायन। हाँ, ब्रायन ही है, रोंडा ब्रायन उनकी आई। तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा हवा पकड़ लिया, ट्रेंड पकड़ लिया। और इसके बाद फिर 2006 में नवंबर में ही उसके ऊपर बुक भी आई द सीक्रेट। उस बुक में बताया था, कोर कॉन्सेप्ट उस बुक का बताओ तो वो है आस्क, बिलीव एंड रिसीव। अगर आपको कोई भी चीज़ ज़िंदगी में चाहिए, आस्क। एक बर्निंग डिज़ायर तो चलो मिल जा रहा है थिंक एंड ग्रो रिच का, बट आप उसको मांगो। जब तक आप ज़िंदगी में किसी से मांगोगे नहीं, आपको नहीं मिलने वाला। मांगने का मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से वो लोग बोलते हैं यूनिवर्स। आप अपने रिलीजन के हिसाब से देखोगे, तो मैं रिलीजन के हिसाब से देखो तो ऊपर वाले से मांगना। इस्लाम में दुआ मांगते लोग, प्रार्थना मांगते, हम प्रेयर करते, तो एवरीथिंग वी वांट हम मांगते लोगों से। मतलब यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाद समय यूनिवर्स से या फिर खुदा से। तो आस्क और बिलीव रखो कि हाँ वो आपको मिलेगा। बिलीव रखना है एंड यू विल रिसीव इट। कोर फंडामेंटल यही है इसमें। लेकिन एक चीज़ होती है, कई बार लोग भूल जाते हैं, एक्शन भी है। तो एक्शन कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विदाउट एक्शन भी नहीं मिलता है। जैसे कि आपने वो कहानी सुनी होगी ना कि एक बार बाढ़ आ रही थी, कोई मंदिर के ऊपर वो था, याद है वाली? पता है वो? और जो बाबा बैठे थे वो। हाँ। तो वो वाली स्टोरी आई थिंक सबको पता ही होगी। जी। तो ऊपर वाले से बोल रहे थे ऊपर वाला बचाएगा, ऊपर वाला बचाएगा। नाव आ रही थी, जा रही थी, बोले बोले नहीं ऊपर वाली जाएगा। नहीं, तो वो फिर मर गया। तो उसने ऊपर वाले से पूछा कि आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? मैं तो अपना इतना बड़ा भक्त था, आपका इतना बिलीव करता था। बोला गधे, जितनी सब भेजा तो मैंने ही था ना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मुझे सिंपल भाषा में ये लगता है कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ भी चाहिए तो आप मांगो। उसके लिए ही होता है ये विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन कि हाँ मैं अमीर बन रहा हूँ। काम करता है ये सब। हाँ, मेरे लिए किया है काम। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ना कई बार जब मैं अपने चौल वाले घर में रहता था, तो मैं आईने के सामने कंघी लेके ऐसा प्रिटेंड करता था कि मैं स्टेज पे और स्टेज पे बात कर रहा हूँ। ओके। वो मेरे साथ हुआ है। दूसरी बात, कई बार जैसे कि मैं एक बार कॉलेज फेस्ट में था, रिजवी कॉलेज में था, वहाँ पे डांस फेस्टिवल चल रहा था। तो मैंने जब नोटिस किया, नॉर्मल बाकी सारी चीज़ें हो रही तो सब ठंडे ठंडे थे, सिंगिंग में ठीक था, लेकिन जब डांस हुआ ना भाई, तब तो अंगार लग गई। मतलब सब लोग कूद रहे, फान रहे और मज़ा आ गया था लोगों को। तो वो टाइम पे ना मेरे को लगा यार डांस मेरे को भी आना चाहिए, मेरे लिए भी लोग ऐसा चीयर अप करना चाहिए। तो आप यकीन नहीं करोगे, मैंने देखो ऐसा था, फिर मैंने अपनी कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज थोड़ा दूर है, वहाँ की जिम का सेक्शन था। वहाँ जिम में हम लोग, मैं और मेरा दोस्त तेजस, जिसके बारे में बताया था ना, हम लोग डांस प्रैक्टिस करते थे। वो मुझे अचानक से मतलब ऊपर वाले मिल गया था मेरे को, तो हम लोग मिल के वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे। उसी साल मेरे कुछ सीनियर्स ने देख लिया जिम में कि डांस प्रैक्टिस कर रहा है, पैशनेट बंदा है। वो लोग ने मेरे को अपने ग्रुप में ले लिया, और फिर हम लोग अपने कॉलेज में फर्स्ट भी आए। इनफैक्ट हम लोग 2-3 कॉलेजेस में जाके जीते भी डांस ग्रुप। तो हुआ, मतलब जैसे हमको चाहिए था डांस, लोग मेरे लिए चीयर करे, तो चीयर किए थे। उसी साल हुआ था वो चीज़। प्लस आई थिंक देखो, इसको रहता है जादू ही मत समझो। बस अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, अगर साइंस के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो इसको रास बोलता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। मैंने ये चीज़ पहले वाली पॉडकास्ट में की थी। अगर मैं अभिषेक भाई आपको बोलूँगा कि रूम में बताओ कितने लाल चीज़ें आपको दिख रही है, अगर आप अभी देखोगे, अगर चाहिए तो देख लो, अभी देखो, बताओ कितनी दिख रही लाल चीज़ें। ये आप भी कर सकते हो, अपने रूम में देखो यार है साथ में कितने दिख रहे हैं, जो भी है 5-6। अब बताओ रूम में कितनी ग्रीन चीज़ें थी। अरे ट्रिक क्वेश्चन हो गया ना। तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या बोलता है पता है? जिस चीज़ पे आप फोकस करते हो वो चीज़ आपको दिखेगी। और ये एग्जांपल आपने भी देखा होगा, कोई कार, जैसे आपको क्रेटा खरीदनी है फॉर एग्जांपल, तो आपको हर जगह क्रेटा दिखने लग जाएगा। बिल्कुल होता तो ये मतलब साइंस भी है, आप जिस पे फोकस करोगे वो चीज़ आप देखते हो, जो चीज़ देखते हो। जादू नहीं है, इट इज अ साइंस। कोई जादू नहीं है, बस साइंस है। और अगर आप जादू की तरह भी इसको लेना है तो फिर रिलीजियस वे में आप ले सकते हो, अगर चाहिए तो। यार बहुत देखो, जादू से बहुत अच्छी बात आई। जादू भी क्या होता है? जादू तो वो कोई मिल गया वाला है। जैसे कि अगर वो कोई हाथ की सफाई कर रहा है, कार्ड्स की ट्रिक कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आप उसको जादू बोल रहे हो, लेकिन जो कर रहा है उसको मालूम है एग्जैक्टली वो कैसा हो रहा है। तो यूनिवर्स या ऊपर वाला भी कुछ तो तरीके से पूरी दुनिया चला रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं जादू है। लेकिन जब समझ में आ गया तब हम बोलते हैं इसके पीछे ये था। साइंस यूजुअली यही करता है। साइंस क्या करता है, वो बताता है इसलिए ये हो रहा था, दिन के बाद रात इसलिए होती है। साइंस ने सिर्फ बता दी कि इस तरीके से हो रही है, बट हो रहा था जब तक नहीं पता तो उनको जादू लग रहा था। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मुझे एक, देखो मैं मेरे लाइफ का एक और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट मैंने सीखा है, नथिंग इज ब्लैक एंड वाइट। कभी भी ना जिंदगी में ब्लैक एंड वाइट में मत सोचना कि भाई यही सच है। हर इंसान
को मार देना सच है? जैसे मैं एग्जांपल पूछता हूँ, क्या किसी की जान लेना अच्छा है या बुरा है? गलत है। गलत है। लेकिन मैं अगर बोलूँ अगर एक टेररिस्ट है, उसको तो उस मार देना चाहिए। मतलब नथिंग इज ब्लैक एंड वाइट, समझ रहे हो? इसका कोर कॉन्सेप्ट है, Possibility है हर चीज की। हर चीज़ की एक अलग एंगल होता है, एक पर्सपेक्टिव होता है। एक मासूम इंसान को मारना गलत है, लेकिन अगर एक टेररिस्ट है तो उसको मारना सही है। समझ रहे हो? अगर कोई दंगे कर रहा है, रेप कर रहा है, तो उसको मार डालना चाहिए। ये चीज़ मैं बिलीव करता हूँ। ये नहीं करता कि मासूम लोगों को मार देना चाहिए। तो इसीलिए हर चीज़ ग्रे में होती है, और वो ग्रे शेड्स हमें समझना ज़रूरी है लाइफ में। क्या ब्यूटीफुल तरीके से ज़िशान भाई आपने एक्सप्लेन किया है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्वर्जेशन रहा है। बट मैं एक फाइनल, क्योंकि बहुत माहौल सीरियस हो गया था, एक सीरियस सवाल के साथ ही मैं आप हंस दे रहे हो पहले से, लेकिन सीरियस ही सवाल है अच्छा। कि एक बहुत बढ़िया क्रिएटर हैं जिसके आप भी बहुत बड़े फ़ैन हो। मैं चाहता हूँ आप जाते जाते ये बताइए कि वो कैसे पॉपुलर हो रहे हैं। मैं पुनीत सुपरस्टार की बात कर रहा हूँ। नहीं पता। देखो यूजुअली ना, हमें इसका रीज़न सच में जेन्युइन पूछ रहे, मजाक है। अरे मैं मजाक नहीं करता हूँ भाई, आप मजाक नहीं करता हूँ, सही है। यार मैं जेन्युइन रिस्पेक्ट है भाई के लिए। मैं देखो टू बी ऑनेस्ट मैं इतना फॉलो नहीं करता हूँ, बट मुझे इतना पता है लोगों को है ना अपने बारे में अच्छा फील करना पसंद है। और हम कब अच्छा फील करते हैं? या तो खुद अपने आप को ऊपर लेके आके, या दूसरों को बुरा दिखा के। अगर अब मैं किसी को लिए कितना बेवकूफ़ है या चुतियानसी है, ये बेवक्या एड़े चाले कर रहा है, मैं अपने आप को ऊपर लेके आ रहा हूँ, क्योंकि वो नीचे हो गया ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसे कंटेंट चलते ही इसलिए क्योंकि हमें ना हाँ। उसको निचली नज़र से देखते हैं, ताकि हम ऊपर अपने आप को लगने लग जाए। ये ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा वैसे, बट हाँ, मेक सेंस, बिल्कुल सही तो है। ये सब कंटेंट, जो क्रिंज कंटेंट ऐसे ही चलता है, क्योंकि सब जाके कमेंट में गालियाँ देते हैं और बेवकूफ़ बोलते हैं, उनको लगता है अरे मैं अच्छा हूँ। बट एक्चुअली आप है ना अपने ये आप, मैं अच्छा हूँ, ये किसको लग रहा है? क्रिएटर बोल रहा है या जो कमेंट कर रहा है उसको लग जो रहा है? कमेंट कर रहा है उसको लगेगा नहीं तो बेवकूफ़ है, क्या अच्छा, और पागल चले कर रहा है। और 100 लाइक आ जाएंगे तो उसको और वैलिडेटेड फील रहता है। हाँ, अरे भाई देखो 100 लोग मेरे साथ एग्री कर रहे हैं। हाँ। देखो कई बार जो बेवकूफ़ होते हैं ना, वो इतने बेवकूफ़ नहीं होते, एक्चुअली वो लोग स्मार्ट स्मार्ट थे। है। यार दीपक कलाल का मैं सुन रहा था कि दीपक कलाल ऑन कैमरा अलग है, ऑफ कैमरा इज वेरी। अरे भाई कैरेक्टर्स बनाते हैं, बाहर के बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, जो लोग इंडिया के भी कई सारे क्रिएटर्स जानबूझ के दिखाते हैं कि हम इतने स्टूपिड है, वो स्टूपिड होते ही नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हो कि हो सकता है बिहाइंड द स्क्रीन ये जितने भी हम नाम ले रहे हैं, दीपक कलाल हो गया, पुनीत सुपरस्टार हो गए, या अच्छे मतलब जो सही भी काम कर रहे हैं, रणवीर, राज, हु नोज, ये सब दोस्त भी हो। हाँ, वो ये बहुत अलग एंगल हो गया, बट स्मार्ट होते हैं, जैसे कि सो यू आर सेइंग ये सब कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, दे आर प्लेइंग कैरेक्टर्स, वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ताकि वो लोग अम्यूज हो। उनको मालूम है लोग गाली देंगे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है उनको, तो उनकी वायरलिटी तो बढ़ रही है ना, उनको तो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है ना। उनको वही चाहिए था जो उनको जो चाहिए था वो मिल रहा है। बेवकूफ़ लोग हैं जो उनको लग रहा है कि मैं इनको एड़ा बना के। और ये लोग उससे पैसे भी कमा ले रहे हैं। एग्जैक्टली, उनका तो पूरा धंधा चल रहा है उसी चीज़ से। बाहर के कई सारे क्रिएटर्स हैं जो लिटरली कैरेक्टर प्ले करते हैं। कोई तो एक क्रिएटर है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, ऐसे पूरी लिपस्टिक लगा लेगी, ऐसा बड़ा सा हाँ मैं समझ गया, देखा। करके ऐसे करके बात करेगी। वो क्यों करती है? बेवकूफ़ नहीं है वो, स्मार्ट लड़की है, अच्छे से बात करेगी, नॉर्मल मिलेगी तो कैरेक्टर बनती है, वो जाके एड़ा बनाती है, हंसाती है। तो जो जोकर भी बनता है वो जोकर, तो जोकर है नहीं वो। तो जो जोकर बन रहा है वो तो कमा रहा है, जो जोकर के लिए कमेंट कर रहा है वो एक्चुअली जोकर बन रहा है लाइफ। एक्चुअल में बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुआ है। थैंक यू सो मच यार जिशान भाई, थैंक यू आप अभिषेक आए भाई, हैं। मजा इट आया। हैज़ बीन अ लवली कॉन्वर्सेशन, एंड गाइस आपको कुछ भी पसंद आया लाइक कीजिए, कुछ भी आपको कमेंट करना है तो आप वैसे भी करोगे, हम कौन रोकने वाले हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड अगर आप चाहते हो मैं जिशान भाई को फिर से लेके आऊँ, क्योंकि जिशान भाई तो अपने मित्र है, वापस ले आएंगे। और भी बुक्स के बारे में अगर अपन को डिस्कस करना है, क्योंकि ये इनका फोटे है, तो अगर इफ यू वांट की, और अपन एक बुक नहीं, अपन एक कंपाइलेशन लेके आएंगे कि 3-4 किताबों पे अगर अपन डिस्कस करें तो उन बुक्स के नाम आप नीचे लिखो। थैंक यू वंस अगेन जिशान भाई, एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।